Hello students, now here we are going to discuss about the selectable marker, the importance of the selectable marker. Okay, so you know that all cloning vector are used either to transfer the gene, desired gene, from one cell to the another cell, or for cloning purpose. For transferring the gene, first purpose of cloning vector for transferring the desired gene, and second purpose for cloning, यानी कि for increasing the number of desired gene. Clear? These are the purpose of cloning vectors. Clear? So now next problem is that कि how can we identify that gene is gene is properly inserted in the plasmid or the plasmid is properly transferred in the host cell or any plant. जैसे सपोज दैट यहाँ पर हमने कोई जीन यहाँ पर टैग कर दिया, यहाँ पर डिजायर्ड जीन को हमने लिंक कर दिया बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एंजाइम, एंड आफ्टर लिंकिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए. क्लियर? अब हम इसे क्या बोलेंगे? रिकम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे. And after the formation of this recombinant DNA we will again transfer it into the host यानी कि बैक्टीरियम. क्लियर? इसको हमें फिर से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और फिर इस बैक्टीरिया को हम डिज़ायर्ड सेल में यानी कि प्लांट में या किसी एनिमल में इन्फेक्शन कराएंगे, तब वो वहाँ से उस प्लांट या किसी एनिमल में पहुँचेगा. ध्यान रखिए, रिकम्बिनेंट डीएनए कब बनेगा? जब हमने यहाँ पर डीएनए को इंसर्ट कर दिया. ठीक, तो वो रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया. अब इसको हम बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे, होस्ट में, और फिर उस बैक्टीरिया से हम इन्फेक्शन कराएंगे किसी प्लांट या एनिमल में जिसमें कि हमें इस पूरे रिकम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफ़र करना है. तो हाउ कैन बी आइडेंटिफाई दैट द रिकम्बिनेंट डीएनए इज़ प्रॉपरली ट्रांसफर्ड इन प्लांट और बैक्टीरिया और नॉट. क्लियर? तो किसी भी प्लांट और बैक्टीरिया में वो रिकम्बिनेंट डीएनए पूरी तरह से पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा कि वी विल आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ दीज मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर. दीज आर कॉल्ड सेलेक्टेबल मार्कर. तो व्हाट हैपन हियर, सपोज दैट यहाँ पर जब हम जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसके बाद दिस पार्ट लॉस द रेजिस्टेंस पावर. ओके, अब ऐसा करने पर जब ये रेजिस्टेंस पावर लॉस हो जाएगी तो अब इस प्लाज्मिड को रिकम्बिनेंट, ये क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड तो हो ही जाएगा इस समय. ये रिकम्बिनेंट डीएनए रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कब हो जाएगा? जब हमने डीएनए को यहाँ पर लाइगेट कर दिया. ठीक है, अब इस डीएनए को लाइगेट करने के बाद इस हमें बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करेंगे. क्लियर? अब बैक्टीरिया में हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या करेंगे? अब इस बैक्टीरिया को हम टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन मीडियम पर ग्रो कराएंगे. टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन क्या, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन क्या हैं? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन ये दोनों ही एंटीबायोटिक्स हैं. तो जीन ट्रांसफ़र करने के बाद इस पार्ट में क्या होगा कि वो जो बैक्टीरिया जिसमें हमने कि ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड डाले थे, तो वो सारे बैक्टीरिया जिसमें ये प्लाज्मिड जा चुका होगा, वो टेट्रासाइक्लिन में क्या करेंगे? वो टेट्रासाइक्लिन में क्योंकि रेजिस्टेंस पावर यहाँ पर लॉस हो जाएगी, यहाँ पर जैसे ही हम जीन इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे सभी बैक्टीरिया क्या करेंगे? वो वहाँ टेट्रासाइक्लिन के मीडियम पर, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के लिए पावर क्या हो गई है? लॉस हो गई है. टेट्रासाइक्लिन में वहाँ पर जो रेजिस्टेंस पावर है वो लॉस हो गई है, तो वो टेट्रासाइक्लिन में क्या करेंगे? उनकी डेथ हो जाएगी, उन बैक्टीरिया की जिनमें कि ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड पहुँच चुका है, जबकि वही बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे. ठीक है, यानी कि इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को, डीएनए वाले प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करने के बाद बैक्टीरिया में इसको हम प्लेटिंग करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे. कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? दो जगह ट्रांसफ़र करेंगे, एक तो एम्पिसिलिन मीडियम में और एक टेट्रासाइक्लिन में, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन. तो क्या होगा
कि ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि डीएनए पूरी तरह से पहुंच चुका है, रिकम्बिनेंट डीएनए पूरी तरह से पहुंच चुका है, तो दे विल नॉट शो द ग्रोथ इन टेट्रासाइक्लिन मीडियम, दे विल बी डेड, ओके, एंड दे आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ पर डीएनए पहुँच चुका है। जबकि एम्पिसिलिन मीडियम में जिन बैक्टीरिया में ग्रोथ, वहाँ पर दो तरह के बैक्टीरिया हमको मिलेंगे, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, क्लियर, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, क्योंकि वहाँ पर एम्पिसिलिन मीडियम है, ठीक है। और एम्पिसिलिन मीडियम में वहाँ पर दोनों तरह के बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट, जबकि यहाँ पर केवल और केवल रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड ही रहेंगे टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन मीडियम में वो पावर जो हो जाएगी रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की, वो पावर लॉस हो जाएगी, रेजिस्टेंस पावर लॉस होने की वजह से। तो वी विल सेलेक्ट द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड और बैक्टीरिया from the tetracycline medium after the losing of the resistant power in tetracycline, clear। तो this is about the selection of the recombinant and non recombinant colonies, clear, कि how we will select the recombinant and non recombinant। recombinant का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर जो हमने प्लाज्मिड में डीएनए ट्रांसफ़र किया है वो प्रॉपरली उस बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो चुका है या नहीं। और नॉन रिकम्बिनेंट का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर वो रिकम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। नॉन रिकम्बिनेंट जिनमें कि डीएनए ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, रिकम्बिनेंट जिनमें कि डीएनए ट्रांसफ़र हो गया है। और रिकम्बिनेंट वाली जो कॉलोनीज़ होंगी वो टेट्रासाइक्लिन में डेड हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस पावर लॉस हो जाएगी। जबकि एम्पिसिलिन मीडियम में आपको दोनों तरह के मिलेंगे, रिकम्बिनेंट एंड नॉन रिकम्बिनेंट, क्लियर। This is the selection of recombinant and non-recombinant colonies on the basis of ampicillin and tetracycline selective marker. Now next problem is that on the basis of chromogenic substrate, okay, क्या होता है, एक आपका एंजाइम होता है, एंजाइम की प्रेजेंस में भी हम कॉलोनीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया रिकम्बिनेंट डीएनए वाला है यानी रिकम्बिनेंट है और कौन सा बैक्टीरिया नॉन रिकम्बिनेंट है। इसको हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट के बेस पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ प्लाज्मिड इस तरह के होते हैं कि जब हम उसमें डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं, सपोज दैट ये पार्ट है, अगर इस पार्ट में हम डीएनए को इंसर्ट कर देंगे तो डीएनए को इंसर्ट करने के बाद ये जो पार्ट है वो एंजाइम को सिंथेसिस करना बंद कर देगा। दिस इज़ कॉल्ड द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, okay। Now some of plasmid having the site where the enzyme is synthesized, but after inserting the foreign DNA in that site, this site will stop to synthesize the enzyme, क्लियर। यहाँ से एंजाइम सिंथेसिस होना बंद हो जाएगा जब हम इस पार्ट में डीएनए को ऐड कर देंगे, लाइगेट कर देंगे, जिसके वजह से क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पर जैसे ही हम इस बैक्टीरिया को रिएक्ट कराएंगे तो वहाँ पर दे विल नॉट प्रोड्यूस दी कलर, यानी कि रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया व्हेन रिकम्बिनेंट डीएनए वाले जो बैक्टीरिया होंगे व्हेन दे विल नॉट प्रोड्यूस दी कलर, दे आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट, क्लियर। रिकम्बिनेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि जो एंजाइम सिंथेसिस करने वाला पार्ट है उस पार्ट में हमने डीएनए को इंसर्ट कर दिया। अब डीएनए को इंसर्ट करने के बाद वो एंजाइम बनाने में इनकैपेबल होगा और जिसके वजह से वो कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि व्हेन द रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी कलर दे आर कॉल्ड रिकम्बिनेंट, while other bacteria when produce the color they are called non recombinant, यानी कि on the basis of chromogenic substrate when we add the recombinant bacteria they will not produce the color while the non recombinant bacteria will produce the color. So this is based on the chromogenic substrate, the selection of recombinant and non recombinant bacteria, clear। This is all about the selection of the recombinant or non recombinant on the basis of selectable marker like this and also the chromogenic substrate। तो यहाँ पर दो बेस हैं जिनके बेस पर हम रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके।
Still, if you have any confusion, then you can discuss with me, and I am also giving you some questions and answer regarding to these topics for clarification. So note down of these questions. Okay.